नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध लगभग खत्म हो ही चुका था और मित्र राष्ट्र इंक्लूडिंग अमेरिका इस युद्ध को जीत चुके थे, तो फिर इसके बावजूद अमेरिका ने जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम विस्फोट क्यों कराया? आपको यह भी पता होना चाहिए ना कि हिरोशिमा में परमाणु बम फटने के 3 घंटे के बाद तकरीबन 11 बजे के आसपास वहां पर भयानक तरीके से तेज और काली बारिश शुरू हो गई। लेकिन ऐसा क्यों? इसके अलावा जापान को जब जापानीज राडारों की मदद से परमाणु बम वाले प्लेन्स का सिग्नल पहले ही मिल चुका था, तो फिर जापान ने उन पे हमला क्यों नहीं किया? इन सब के अलावा सबसे भयानक बात क्या आपको पता है कि परमाणु बम गिरने के बाद नागासाकी हिरोशिमा में ऐसा क्या हुआ कि बम फटने के कुछ सेकंड के अंदर ही शहर से लाखों लोग गायब हो गए और जिनका राख तक कभी नहीं मिला। आप जानकर हैरान हो जाएंगे ना कि जापान के अंदर जिन 4 जगहों परमाणु बम गिराने के लिए अमेरिका में लिस्ट किया गया था, उनमें हिरोशिमा और नागासाकी शामिल ही नहीं थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने अपना इरादा बदलते हुए जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट कराया? करेंगे बात इन सारे सवालों पर, जानेंगे दुनिया के अब तक के पहले और आखिरी परमाणु बम विस्फोट के पीछे की कहानी के बारे में, मानव इतिहास की सबसे बड़ी मैन मेड डिजास्टर द हिरोशिमा एंड नागासाकी एटॉमिक बम विस्फोट। बताएंगे आपको इन सारे सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन था 6 अगस्त 1945 का। सुबह जापान के लोग अपने अपने काम में जुटे हुए थे। वह सारे लोग उस खौफनाक मंजर से बिल्कुल अनजान, जो कुछ ही घंटों में तबाही लाने वाला था। सुबह के 8 बज रहे थे और हिरोशिमा शहर के ऊपर अमेरिकी विमान मंडरा रहे थे। उनकी गड़गड़ाहट दिलों की धड़कनें तो बढ़ा रही थी, लेकिन अगले पल जो होने वाला था उसकी कल्पना शायद ही किसी ने नहीं की। इवन जो लोग इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, उन्होंने भी ऐसी कल्पना कभी नहीं की थी। हिरोशिमा के ऊपर मंडरा रहे इन्हीं विमानों में से एक एनोला गे विमान में रखा गया था लिटिल बॉय एटम। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो वह 3.5 मीटर था और वजन 4 टन के बराबर। लेकिन इसकी कैपेसिटी भयानक थी, 20,000 TNT के बराबर। इस विमान को जो पायलट उड़ा रहे थे, सच कहूं तो वे सच में मौत को उड़ा रहे और उनका नाम पॉल बिट्टीपेट्स। सुबह 8:15 पर उन्होंने ये वो ई ब्रिज को निशाना बनाते हुए इस परमाणु बम को छोड़ दिया और इस बम विस्फोट के बाद जो तबाही मची उसकी कल्पना दुनिया कभी नहीं कर सकती थी। महज कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर ही उस बम के फटने से उस शहर में सब कुछ खत्म हो चुका था। अगर उस शहर में देखने के लिए कुछ बचा था ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट थे, और जो कि उस शहर में चारों तरफ बिखरे पड़े थे। इवन उस शहर में बम ब्लास्ट के बाद, एटॉमिक बम ब्लास्ट के बाद ना एक घास तक नहीं बची। पल भर में सब कुछ नष्ट हो चुका था और इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रो सेकंड के अंदर हुआ था। शहर में सब कुछ भाप बनकर उड़ चुका था और बची कुछ चीजें जलकर नष्ट हो चुकी थी। इवन इंसान, पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि घास भी नष्ट हो चुका था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यह सिर्फ और सिर्फ एक भयानक शुरुआत है, क्योंकि इसके कई सारे प्रभाव साक्षात मौत बनकर ना शहर के ऊपर बरसने वाले थे। और इन्हीं प्रभावों में से एक था पृथ्वी पर मानवों के पूरे इतिहास में बने सबसे बड़े मशरूम क्लाउड का बनना, जो कि हिरोशिमा में परमाणु बम फटने के तुरंत बाद बना था। मतलब कि वो होता है ना कि जब हम दीपावली के दिनों में छोटे बम को फोड़ते हैं, तो उसके बाद जो मशरूम के आकार का जो क्लाउड बनता है ना, वही यहाँ इस केस में भी हिरोशिमा पर परमाणु बम फटने के बाद ना एक भयानक मशरूम क्लाउड बना था, जो कि साक्षात मौत के समान था। यह मशरूम क्लाउड इतना भयानक था ना कि इसकी वजह से चंद समय में पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, क्योंकि इस मशरूम क्लाउड ने पूरे हिरोशिमा शहर को ना चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन इसकी तबाही का मंजर यही खत्म नहीं होता, क्योंकि इस मशरूम क्लाउड का भयानक और खतरनाक प्रभाव दिखना भी बाकी था। दरअसल 8:15 पर परमाणु बम को फोड़ा गया था, जिसके तुरंत बाद यह मशरूम क्लाउड बना, और जिसके बाद 3 घंटे के बाद तकरीबन 11 बजे यही मशरूम क्लाउड पूरे शहर पर मौत बनकर बरसने वाला था। दरअसल हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम फटने के 3 घंटे के बाद पूरे शहर में बेहद काली और भयानक बारिश शुरू हो गई थी। मतलब कितना अजीब लगता है ना कि बारिश में एक तरफ जहाँ फ्रेश वाटर की बारिश होती है और जिसमें साफ पानी बरसता है, वहीं इस वक्त इस शहर में बेहद ही गंदी और भद्दी काली बारिश हो रही थी, मतलब कि ब्लैक रेन। यहाँ मैं बता दूं कि यह सिर्फ इसलिए भयानक नहीं था क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लैक था, बल्कि यह इसलिए भयानक था क्योंकि इस बारिश में सिर्फ और सिर्फ धूल, मिट्टी, राख और सबसे भयानक चीज रेडियो एक्टिव कण मौजूद थे, जो कि खुद में साक्षात मौत थे। और ऐसी बारिश उस वक्त पूरे हिरोशिमा शहर पर बरस रही थी। यह पूरी घटना इतनी भयानक थी ना कि नॉर्मल पीपल, मतलब कि हम और आप जैसे लोग ना, इसकी कल्पना